नमस्कार। इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आज हम बात करने वाले हैं। ये दौर था 1858 से 1885 के बीच का भारत में क्राउन शासन का। जी। 1857 का विद्रोह खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो समाप्त हो गया। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज के हाथों में चली गई। बिल्कुल। और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसने इस बदलाव की, आप कह सकते हैं, एक औपचारिक शुरुआत की। हाँ, तो आज का हमारा जो ये विश्लेषण है, इसका मकसद यही है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके नजरिए से इस दौर के मतलब 1858 से 1885 के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको समझा जाए। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये दौर सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं था। ये दरअसल भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करने का, प्रशासन को ज्यादा सेंट्रलाइज करने का और ऐसी पॉलिसीज बनाने का था जिनका असर बहुत लंबे समय तक रहा। अच्छा, तो ये कंपनी के शासन से अलग कैसे था? मतलब कुछ तो फर्क होगा। फर्क ये था कि अब कंट्रोल सीधा लंदन से था। पहले कंपनी के डायरेक्टर्स थे, अब सीधे ब्रिटिश सरकार, पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कई पुरानी नीतियां भी वो चलती रहीं। ओके, तो एक बार जल्दी से टाइमलाइन देख लेते हैं इस पीरियड की। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया और महारानी विक्टोरिया की घोषणा भी। ये अहम है, 1858। जी। फिर 1861 में 3 जरूरी कानून आए। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। 1861। ये तीनों महत्वपूर्ण थे। और वाइसराय भी बड़े नाम है इस दौर के। लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। हाँ, कैनिंग, मेयो, लिटन, रिपन, इनके काम काफी अलग अलग थे। हाँ, जैसे लिटन के टाइम पे 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे कड़े कानून आए। 1878। बिल्कुल, प्रतिक्रियावादी नीतियां थी लिटन की। और वहीं रिपन के समय में 1883 का वो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। 1883। हाँ, इल्बर्ट बिल बहुत बड़ा मुद्दा बना था वो। और फिर इसी दौर के आखिर में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। जी, कांग्रेस की स्थापना 1885। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों से। भारत सरकार अधिनियम 1858, जैसा आपने कहा, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। हाँ, कंपनी रूल खत्म। और भारत का शासन सीधे महारानी के नाम पर चलने लगा। इस एक्ट ने लंदन में एक नया पद भी बनाया था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जी हाँ, भारत के लिए राज्य सचिव। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। इसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई। ओके, और भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या हुआ? उनका पदनाम बदल दिया गया। अब वो वाइसरॉय कहलाने लगे। वाइसरॉय, जिसका मतलब था क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और भारत के पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय, ये याद रखना है। जी। फिर इसी तुरंत बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की वो घोषणा आई। लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद दरबार में पढ़ा था। इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें क्या खास था? देखिए, घोषणा में वादे तो बड़े लुभावने थे। सबसे बड़ा वादा था कि अब और भारतीय राज्यों का विलय मतलब एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा। और वो जो डलहौजी की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। हाँ, व्यपगत का सिद्धांत। जी। और जो देशी रियासतें थीं, उनके राजाओं के अधिकार, उनका सम्मान, उनकी संधियां, इन सब का पालन करने का भी वादा किया गया। और शायद भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान करने और सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के भर्ती की भी बात थी। हाँ, बात तो थी। कहा गया कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, धर्म, जाति, रंग का भेद नहीं होगा और भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान होगा। लेकिन सच ये है कि ये वादे ज्यादातर कागज पर ही रहे। मतलब विलय तो रुक गया, पर रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और ज्यादा मजबूती से थोप दी गई, जिसे अधीनस्थ सहयोग कहा गया। ऊंची सरकारी नौकरियों में भारतीयों का पहुंचना तब भी लगभग नामुमकिन था। दरअसल ये घोषणा 1857 के बाद जो गुस्सा था उसे शांत करने और ब्रिटिश राज की छवि को थोड़ा बेहतर बनाने की एक कोशिश थी एक तरह से। समझ गई। अच्छा, प्रशासन की बात करें तो अब कंट्रोल लंदन से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया था। वाइसराय अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से काम करते थे और कैनिंग ने ही वो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, है ना?
हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग ने ही शुरू किया था। इसमें काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते थे। इससे काम थोड़ा सिस्टमैटिक और तेज हुआ। फिर आता है साल 1861। ये काफी अहम लग रहा है प्रशासनिक लिहाज से। 3 बड़े एक्ट्स आए। पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इसने पहली बार बहुत ही सीमित तौर पर ही सही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। वॉइसरॉय अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता था। ध्यान रहे, नॉमिनेट, इलेक्ट नहीं। हाँ, मनोनीत सदस्य। जी, और साथ ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कुछ विधायी शक्तियां दी गई। थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ। ओके। दूसरा एक्ट था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इसने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो पुरानी सदर अदालतें थी उनकी जगह हाई कोर्ट्स बनाए। ठीक है। और तीसरा था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861। इसने वो जो प्रेस्टिजियस आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस, उसको एक कानूनी आधार दिया। पर दिक्कतें वही रही। परीक्षा लंदन में, सिलेबस ऐसा कि भारतीयों के लिए मुश्किल। और बाद में लॉर्ड लिटन ने तो उम्र सीमा भी घटा दी थी, 21 से 19 साल कर दी थी 1878 में। हाँ, बिल्कुल। लिटन ने 1878 में उम्र 19 कर दी। इससे भारतीयों के लिए आईसीएस में घुसना और भी मुश्किल हो गया। तभी से ये मांग उठी कि परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ होनी चाहिए। अब जरा इन वाइसरॉयों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो 1858 से 1862 तक था, वो तो इस ट्रांजिशन पीरियड को संभालने में ही बीता होगा। हाँ, कैनिंग ने ये बदलाव का दौर संभाला। घोषणा पड़ी, शुरुआती एक्ट्स पास करवाए। उनके बाद आए लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। मेयो के बारे में क्या खास है? मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, मतलब प्रांतों को कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी। भारत का पहला सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाया। राजकीय रेलवे पर भी काम किया। पर उनकी अंडमान में हत्या कर दी गई थी। फिर आए लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक। इनका कार्यकाल तो काफी विवादित रहा। हाँ, बहुत। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पास हुआ और 1877 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आलीशान दरबार लगाया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद यानी भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। और विडंबना देखिए, उस वक्त दक्षिण भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। और लिटन की वो 2 बदनाम नीतियां, दोनों 1878 की। एक तो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। हाँ, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। इसे गैगिंग एक्ट भी कहते थे, मतलब मुंह बंद करने वाला कानून। इसने भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे उन पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी। जरा सी आलोचना करने पर प्रेस जब्त हो सकता था। और दूसरा था शस्त्र अधिनियम 1878। आर्म्स एक्ट 1878। इसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैरकानूनी बना दिया, लेकिन यूरोपियों पर यह लागू नहीं होता था। साफ भेदभाव था। लिटन के ही समय में दूसरा अफगान युद्ध 1878-80 भी हुआ था ना, जिसका खर्चा भारत पर पड़ा। जी हाँ, दूसरा अफगान युद्ध बहुत महंगा पड़ा भारत को। लिटन की नीतियों को याद रखने के लिए वो वादा वाली ट्रिक काम आती है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, दिल्ली दरबार, अफगान वॉर। अच्छा, वादा ये सही है। लिटन के बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इनकी छवि लिटन से एकदम उल्टी, उदारवादी मानी जाती है। हाँ, रिपन को उदारवादी माना जाता है। आते ही उन्होंने 1882 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। ये बड़ा कदम था। और 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाए थे। जी, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। ये बहुत सीमित था, पर पहली बार इसने बाल श्रम पर कुछ नियम लगाए। 7 साल से कम के बच्चों के काम करने पर रोक और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए। रिपन का सबसे फेमस काम शायद 1882 का वो स्थानीय स्वशासन वाला प्रस्ताव है। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1882। उन्होंने शहरी और ग्रामीण स्तर पर लोकल बोर्ड्स बनाने का सुझाव दिया, जिनमें चुने हुए गैर सरकारी सदस्य ज्यादा हों। हालांकि इन बोर्ड्स के पास ज्यादा पावर नहीं थी। फिर भी इस पहल के लिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इसी साल 1882 में उन्होंने शिक्षा के लिए हंटर आयोग भी बनाया था। जी, हंटर कमीशन 1882। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए। इसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन रिपन का अंत तो इल्बर्ट बिल विवाद से हुआ 1883-84 में। ये क्या था मामला?
ये बिल सीपी इल्बर्ट ने पेश किया था। इसमें ये प्रावधान था कि भारतीय जज और मैजिस्ट्रेट्स भी कुछ मामलों में यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे सुन सकते हैं। पहले ये अधिकार सिर्फ यूरोपीय जजों को था। तो फिर विवाद क्यों हुआ? अरे, भारत में जो अंग्रेज और यूरोपियन थे, उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया, जबरदस्त विरोध किया। इसे व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह भी कहा गया। उनका कहना था कि भारतीय जज उनके मुकदमे कैसे सुन सकते हैं। ओह, नस्ली अहंकार। बिल्कुल। इतना दबाव पड़ा कि सरकार को बिल में भारी संशोधन करना पड़ा। जो उसका मूल उद्देश्य था वो लगभग खत्म ही हो गया। इस पूरे वाकये ने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्हें ब्रिटिश न्याय और बराबरी के दावों का खोखलापन समझ आ गया। और कहते हैं इसी विवाद ने राष्ट्रवाद को भी हवा दी। अनजाने में ही सही, पर हाँ, इसने भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत महसूस कराई। रिपन इस सबसे इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 1857 के बाद सेना में भी तो बड़े बदलाव हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, सेना का पूरी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। सबसे बड़ा बदलाव, भारतीय सैनिकों के मुकाबले ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। बंगाल आर्मी में ये रेशियो 1.2 था और मद्रास बॉम्बे में 1.3। और तोपखाना वगैरह, आर्टिलरी यानी तोपखाना जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से यूरोपियों के कंट्रोल में रखे गए। भर्ती की पॉलिसी भी बदल दी गई। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन जातियों और समुदायों से ज्यादा भर्ती की गई जिन्हें लड़ाकू जातियां यानी मार्शल रेसेस कहा गया, जैसे गोरखा, सिख, पठान, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, मार्शल रेस थ्योरी। और सेना का हेडक्वार्टर भी बदला गया। हाँ, कलकत्ता की गर्मी और राजनीतिक माहौल से दूर हेडक्वार्टर धीरे धीरे शिमला शिफ्ट कर दिया गया। ये प्रोसेस करीब 1865 तक पूरा हुआ। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। क्राउन रूल में आर्थिक स्थिति कैसी रही? वो धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात, क्या वो जारी रही? जारी रही, बल्कि और ज्यादा सिस्टमैटिक हो गई। होम चार्जेस का बोझ भारत पर लगातार बढ़ता गया। ये होम चार्जेस क्या थे ठीक से? ये वो सारे खर्चे थे जो भारत के शासन के नाम पर लंदन में होते थे, जैसे लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर था उसका खर्च, जो ब्रिटिश अफसर रिटायर होकर ब्रिटेन जाते थे उनकी पेंशन, भारत में जो ब्रिटिश सेना थी उसका खर्च, और भारत के नाम पर ब्रिटेन ने जो कर्जे लिए थे उनका ब्याज। ये सब भारत को चुकाना पड़ता था। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ओह, और जमीन पर किसानों के लिए राजस्व व्यवस्था कैसी थी? जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण और पश्चिम में रैयतवाड़ी, उत्तर पश्चिम में महालवाड़ी, वो सब चलती रहीं। दक्कन में रैयतवाड़ी थी, जहां सरकार सीधे किसान यानी रैयत से लगान लेती थी, और लगान की दरें बहुत ऊंची थीं, कई बार तो उपज का 50% तक। बाप रे। हाँ, फिर जब 1864 के बाद अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तो कपास के दाम अचानक गिर गए। दक्कन के किसान जो कपास उगाते थे वो बुरी तरह कर्ज में फंस गए, खासकर मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के चंगुल में। और इसी वजह से 1875 में दक्कन उपद्रव हुए थे। जी, डेक्कन रायट्स 1875। किसानों का गुस्सा साहूकारों पर फूटा, उनके घर जलाए, दुकानें लूटी और सबसे ज्यादा उनके बही खाते और कर्ज के कागजात जला दिए। इसके बाद सरकार ने 1879 में एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम पास किया, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। बंगाल में भी किसानों की हालत खराब थी, जिसके बाद 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। हाँ, बंगाल में भी जमींदारी शोषण था, पाबना वगैरह में आंदोलन हुए। उसी के दबाव में 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, जिसने काश्तकारों के कुछ अधिकार तय किए। इस दौर में कृषि के वाणिज्यीकरण की भी बात होती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब किसान सिर्फ अपने गुजारे के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाने लगे, खासकर नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स, जैसे कपास, जूट, गन्ना, नील, चाय, कॉफी। ऐसा ब्रिटिश इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया गया। रेलवे ने भी इसमें मदद की। लेकिन इसका नुकसान भी तो हुआ होगा। नुकसान ये हुआ कि खाने वाली फसलों जैसे अनाज का उत्पादन कम हो गया। इससे हाल के टाइम पर स्थिति और भी भयानक हो जाती थी। किसान पूरी तरह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गए। नील की खेती को लेकर तो 1859 में बंगाल में बड़ा विद्रोह हुआ था, है ना? नील विद्रोह। जी हाँ, इंडिगो रिवोल्ट 1859। बंगाल में यूरोपीय बागान मालिक किसान को जबरदस्ती बहुत ही कम दाम पर अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। किसानों ने मिलकर नील उगाने से इनकार कर दिया, फैक्ट्रियों पर हमले किए।
इस विद्रोह को तो पढ़े लिखे लोगों का भी समर्थन मिला था। हाँ, बंगाली बुद्धिजीवियों ने खूब सपोर्ट किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण तो बहुत मशहूर हुआ, जिसने किसानों की तकलीफों को दिखाया। सरकार पर दबाव बना और 1860 में एक नील आयोग बनाना पड़ा, जिसने किसानों की शिकायतें सही पाईं। अच्छा, अब उद्योगों की बात करते हैं। क्या वो जो व्योद्योगीकरण था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जारी रहा? के काम थे, खासकर कपड़ा उद्योग। वो ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल के सामने टिक नहीं पाए। उनका पतन होता रहा। और नए आधुनिक उद्योग? उनका विकास बहुत धीमा था। हाँ, कुछ मिलें लगी। 1854 में बॉम्बे में पहली कामयाब कॉटन मिल, 1855 में रिश्रा, बंगाल में पहली जूट मिल, असम में चाय बागान पहले से थे। लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिश नीतियां भारतीय उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली नहीं थीं। पक्षपात था। रेलवे का विस्तार तो हुआ? हाँ, रेलवे लाइनें बिछीं, लेकिन वो मेनली ब्रिटेन के सामरिक और व्यापारिक हितों के लिए थीं। कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना, तैयार माल अंदरूनी इलाकों तक ले जाना और सेना को तेजी से कहीं भी भेजना, और इसका सारा फाइनेंशियल बोझ भी भारत पर ही डाला गया। और अकाल, ये दौर अकालों के लिए भी काफी बदनाम है। हाँ, ये बहुत दुखद पहलू है। इस दौरान कई बड़े और भयानक अकाल पड़े। सबसे ज्यादा विनाशकारी शायद 1876-78 का अकाल था, जो लिटन के समय पड़ा। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे, मध्य भारत, पंजाब सब चपेट में थे। लाखों लोग मारे गए। और उसी समय लिटन दिल्ली में दरबार कर रहे थे। जी, इसीलिए लिटन सरकार की बहुत आलोचना हुई कि उन्होंने राहत के काम में लापरवाही बरती। चलिए, अब सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा था? वो जो 1854 का वुड्स डिस्पैच था, उसकी सिफारिशों पर काम चल रहा था। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज खुल चुकी थीं। फिर रिपन ने 1882 में हंटर आयोग बनाया। हंटर कमीशन 1882 ने क्या कहा? हंटर कमीशन ने कहा कि सरकार को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस काम में प्राइवेट कोशिशों, खासकर भारतीयों की कोशिशों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन शिक्षा का फायदा तो शायद बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा था, खासकर आम जनता और महिलाओं तक। हाँ, ये सच है। शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था। अंग्रेजी शिक्षा ने एक छोटा सा शहरी पढ़ा लिखा तबका जरूर तैयार किया। ये वो लोग थे जो बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। सामाजिक सुधारों का क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने अब दखल देना कम कर दिया था 1857 के बाद? हाँ, 1857 के अनुभव के बाद ब्रिटिश सरकार थोड़ी सावधान हो गई। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय समाज या धर्म में दखल देना कम कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि फिर से वैसा गुस्सा भड़के। लेकिन जो पहले कानून बन चुके थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, वो लागू रहे। पर इस दौर की खास बात ये थी कि सुधार की आवाज अब भारतीय समाज के अंदर से उठ रही थी। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिनका नेतृत्व भारतीयों ने ही किया। कौन कौन से मुख्य आंदोलन थे? जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा, खासकर ब्राह्मणों के वर्चस्व और औरतों के साथ होने वाले भेदभाव का जोरदार विरोध किया। दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उनकी किताब गुलामगिरी, जो 1873 में आई, बहुत पावरफुल है। हाँ, ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज 1873। और उत्तर भारत में? उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जातिवाद का विरोध किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। उनका मशहूर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज 1875। इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी और अलीगढ़ आंदोलन भी शुरू हुए थे 1875 में। हाँ, गजब का संयोग है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में हुई थी। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकोट ने की थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर 1882 में मद्रास के पास अडियार में बना। इसने भारतीय धर्म और फिलॉसफी में लोगों की रुचि जगाई। और अलीगढ़? मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन फैलाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ही अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये अलीगढ़ आंदोलन का सेंटर था। तो ये सारे आंदोलन एक नई चेतना ला रहे थे समाज में। जी हाँ, ये सब मिलकर भारत में एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक और धीरे धीरे राजनीतिक जागृति पैदा कर रहे थे। इन सब बदलावों के साथ साथ क्या जनता का विरोध भी चल रहा था? हमने नील विद्रोह 1859 और दक्कन उपद्रव 1875 की बात तो की। हाँ, विरोध रुका नहीं था। बंगाल में ही दक्कन वाले दंगों के आसपास
1873 में पाबना जिले में किसानों ने बढ़ी हुई लगान और जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ये आंदोलन काफी हद तक शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से लड़ा गया। इसे पाबना कृषि अशांति, पाबना एग्रेरियन अनरेस्ट कहते हैं। अच्छा, पाबना 1873। जी, और इसने भी 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट को लाने में भूमिका निभाई। और आदिवासी इलाकों में भी विद्रोह हो रहे थे। हाँ, छोटे स्तर पर ही सही पण वो भी चल रहे थे। जैसे आंध्र का जो रंपा इलाका है, वहाँ कोया और कोंडा डोरा आदिवासियों ने अंग्रेजों के जंगल कानूनों, पुलिस और साहूकारों के खिलाफ 1860 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक कई बार विद्रोह किए। ये सब दिखाता है कि ब्रिटिश राज से नाराजगी सिर्फ शहरों या किसानों तक ही सीमित नहीं थी। तो अगर हम इस पूरे दौर 1858 से 1885 को समेटें तो क्या कह सकते हैं, ये ब्रिटिश कंट्रोल के मजबूत होने का समय था? हाँ, एक तरफ तो ये ब्रिटिश नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण मतलब कंसोलिडेशन का काल था। एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ, सेना को रिऑर्गेनाइज किया गया, अर्थव्यवस्था का शोषण और व्यवस्थित तरीके से जारी रहा। लेकिन दूसरी तरफ यही वो दौर था जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए गए, या कहिए अंकुर फूटे। वेस्टर्न एजुकेशन से एक नया बुद्धिजीवी वर्ग उभरा। हाँ, जिसने सवाल पूछना शुरू किया। बिल्कुल। फिर लिटन की जो दमनकारी नीतियां थीं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और फिर इल्बर्ट बिल वाला जो विवाद हुआ, उसने इस पढ़े लिखे वर्ग को राजनीतिक रूप से जगा दिया। उन्हें समझ आया कि सिर्फ अर्जियों से काम नहीं चलेगा। और इसी के चलते वो शुरुआती राजनीतिक संगठन बने। जी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा 1870, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की इंडियन एसोसिएशन 1876, फिर मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ये सब कांग्रेस से ठीक पहले बने महत्वपूर्ण संगठन थे। और फिर अंत में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और किसानों और आदिवासियों के विद्रोहों ने भी तो अपनी भूमिका निभाई होगी। जरूर, उन्होंने दिखाया कि जमीनी स्तर पर भी गहरा असंतोष है। तो संक्षेप में कहें तो ये दौर विरोधाभासों का था। ब्रिटिश राज मजबूत भी हो रहा था और उसी के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना भी आकार ले रही थी। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। वो जो रिपन ने स्थानीय स्वशासन शुरू किया था, क्या वो वाकई में भारतीयों को सत्ता देने का एक कदम था, या फिर वो सिर्फ अंग्रेजी राज को ज्यादा एफिशिएंट बनाने हैं और बढ़ते हुए गुस्से को थोड़ा कम करने का एक तरीका था? मतलब क्या वो सच में स्वशासन था या सिर्फ स्थानीय शासन? इस पर जरूर सोचिएगा। दिलचस्प सवाल है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा 1858 से 1885 के क्राउन शासन पर। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।